नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन आधुनिक भारत का एक बड़ा सेक्टर है। यानी अगर राष्ट्रीय आंदोलन को पूरी समझ लें, उससे जुड़ी जितनी घटनाएं हैं, जितने आंदोलन हैं, अगर उस सब पे बात कर लें तो आधुनिक भारत का लगभग 55 से 60% भाग कवर हो जाएगा। और ये जो टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन, एग्जाम के दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से ज़्यादातर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं राष्ट्रीय आंदोलन से। तो आज हम इस टॉपिक को शुरुआत कर रहे हैं। यार राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ने में कम से कम 30 से 35 क्लास लग जाएंगे। हो सकता है 2-4 क्लास ऊपर नीचे हो, 2 क्लास कम, जैसे 30-35 बोले तो हो सकता है 28 में भी हो जाए, या एक आध क्लास ज़्यादा भी लग सकता है। तो 30 से 35 क्लास ये लगेंगे और सारा क्लास हम यूट्यूब पर ही इसे लेंगे, यूट्यूब पर ही छोड़ेंगे वीडियो। आज पहला क्लास है राष्ट्रीय आंदोलन का। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें हम ये हेडिंग है, इसका सब हेडिंग में हम तोड़ दिए हैं इसको कि क्या क्या इसमें हम पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम हेडिंग को सब हेडिंग में तोड़ दिए। तो पहले हम देखेंगे कि राष्ट्रवाद, जैसे राष्ट्रीय आंदोलन है तो यानी राष्ट्रवाद उद्भव हुआ होगा, राष्ट्रवाद पनपा होगा, तब राष्ट्रीय आंदोलन चला होगा। तो राष्ट्रवाद क्या है ये देख लेंगे, और राष्ट्रवाद के उद्भव के क्या कारण थे, कैसे राष्ट्रवाद पनपा भारत में। उसके बाद हम देख लेंगे कांग्रेस, और कांग्रेस से जुड़ी हुई सारे पहलू देख लेंगे। कांग्रेस की स्थापना, इससे जुड़ा हुआ कुछ विवाद है उस पर भी बात कर लेंगे, और कांग्रेस के जो विभिन्न अधिवेशन है उस पर भी बात करेंगे। एक एक करके सब पे बात करेंगे। तो कांग्रेस, उसके बाद हम बात कर लेंगे विभिन्न चरण। विभिन्न चरण का मतलब हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन जब शुरू हुई तो वे विभिन्न चरण से होकर गुजरा। चरण का मतलब इतना है कि तरीका, कि हर समय में एक अलग तरीके के सहयोग से लोगों ने स्वतंत्रता आजादी मांगने की प्रयास की, अपने अधिकारों की मांग की। तो विभिन्न चरण, पहले उदारवादी चरण था, यानी उदारवाद के माध्यम से, उदारवाद का मतलब है कि प्रार्थना पत्र के माध्यम से सीधे हाथ जोड़कर अपने अधिकार की मांग करने की बात। तो भारतीयों ने सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने अधिकारों की मांग की कि हमें अपने अधिकार चाहिए, और इसके लिए उसने प्रार्थना पत्र दिया और हाथ जोड़कर अपनी अधिकारों की मांग करने की प्रयास की। जब हाथ जोड़कर अधिकार की मांग की और अधिकार नहीं मिले तो भारतीयों ने हाथ खोल दिए, हाथ खोल के फिर अपने अधिकारों की मांग करने लगे, तो उग्रवाद हो गए। तो अगली चरण है उग्रवाद। उसके बाद भी उन्हें अपने अधिकार न मिले तो लोगों ने तलवार उठा लिया कि हाथ जोड़े तो भी ना मिला, खोले भी तो ना मिला, तब हाथ खोले तो हाथ में तलवार भी ले लेते हैं। तो तलवार की धार पे अपने अधिकार की मांग करने के लिए लोग उतर गए मैदान में कि हम अब अंग्रेजों से अधिकार अपने ले लेंगे, अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे। क्रांतिकारी, उसी को बोलते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। उससे भी काम नहीं चला तो फिर गांधी एंट्री मारेंगे, और फिर गांधी युग की शुरुआत होगा, गांधीवाद। 1915 में जब फिर वो दक्षिण अफ्रीका से लौट के भारत में आएंगे तो उस समय से फिर गांधी युग की शुरुआत होगी, और गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन फिर चल पड़ेगा। गांधीवाद में देखेंगे कि उसमें भी उदारवाद और उग्रवाद दोनों रूप देखने को गांधीवाद में मिलेगा। वो भी प्रेम मोहब्बत से ही अपने अधिकार की मांग करेंगे, हाथ जोड़कर विनती करेंगे अपने अधिकार के लिए, लेकिन नहीं मिलेगा तो देखेंगे कि गांधी भी एक तांडव करेंगे अपना, वो भी अपना उग्र रूप दिखाएंगे और आंदोलन एक से एक खड़ा करेंगे। तो गांधी युग में हम सारा बात समझेंगे। उसके बाद समाजवाद समझेंगे। जब ये हो जाएगा तो लास्ट में हम विभाजन और स्वतंत्रता पर बात कर लेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन में हम जो घटना पढ़ेंगे 1885 से लेकर 1947 तक की जितनी भी घटनाएं हैं, जितने भी आंदोलन है, सारा घटनाएं हम पढ़ेंगे। तो 1885 से लेकर 1947 तक की सारा घटनाएं हम इसमें कवर करेंगे, जो कि 30-32 क्लास लगेंगे। एक एक करके हम पहले समझते हैं। पहले आज के क्लास में समझ लें कि राष्ट्रवाद के उदय कैसे हुआ भारत में, राष्ट्रवाद कैसे आया, कैसे पनपा राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण आज इस समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर कांग्रेस पे बात करेंगे। तो राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारण। तो कारण पढ़ने से पहले ये समझ लें
कि राष्ट्रवाद है क्या। बात यहाँ पे लिखा कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण, कारण बताइए कि किस कारण से राष्ट्रवाद भारतीयों में पनपगा, भारत में राष्ट्रवाद फैला, यानी राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी और भारत फिर एक दिन आजाद हो जाता है। तो राष्ट्रवाद क्या होता है, पहले तो यह समझ ले कि राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद हम किसे कहेंगे, अगर सिंपल तरीके से इसे हम समझना राष्ट्रवाद है क्या, एकदम आसान तरीके से इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि यह कोई भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, और इस भौगोलिक क्षेत्र है तो यहाँ लोग भी रहेंगे, लोग भी रहेंगे ना, कोई क्षेत्र है, क्षेत्र समझिए यानी राष्ट्र समझिए या देश कहिए। तो किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले लोगों में जब उस क्षेत्र के लिए यानी इस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने क्षेत्र को अपने जीवन से ज्यादा प्राथमिकता देने लगे, यानी इस क्षेत्र में रहने वाले लोग जब अपने क्षेत्र को अपने जीवन से सर्वोपरि माने और प्राथमिकता पर रखे कि हमारे जीवन से पहले हमारे क्षेत्र की एकता अखंडता इसकी गरिमा है, उसके बाद हम हैं, जब हमारा क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो मैं क्यों रहूंगा, ऐसी भावना आने लगे और लोगों में इस क्षेत्र के लिए मर मिटने की भाव आ जाए कि हम अपने क्षेत्र की गरिमा एकता अखंडता को बचाए बनाए रखने के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं, मगर हम अपनी क्षेत्र की एकता अखंडता को भंग नहीं होने देंगे, टूटने नहीं देंगे, इसे बिखरने नहीं देंगे। तो जब ऐसी भावना वो किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में पनपने लगती है तो कहा जाता है कि यहाँ राष्ट्रवाद की लहर पनप रही है, यानी राष्ट्रवाद की लहर दौड़ रही है। और ऐसी भावना सब में उत्पन्न होने लगे, यहाँ रहने वाले लोगों में, और इस भावना के साथ सब एकजुट होने लगे, एक होने लगे, तो उसी को कहते हैं कि यहाँ राष्ट्रवाद पनप गया, राष्ट्रवाद का उदय हो गया, राष्ट्रवाद यहाँ पनप गया, राष्ट्रवाद का उद्भव हो गया, यानी यहाँ के लोग राष्ट्रीयता के रंगों में रंग गए, यहाँ राष्ट्रवाद का लहर दौड़ गई। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ, एकता को बता रहा है कि लोग एक अपने क्षेत्र की एकता के लिए यानी अखंडता के लिए एकजुट हो गए, एक हो गए, एकता हो गई, आ गई। तो अब देखिए यह है राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद कैसे है, यही पढ़ना ना, राष्ट्रवाद जो परिभाषा है ये भारत के लिए नहीं है, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों में ऐसी भावना है तो राष्ट्रवाद आएगा। और भारत भी एक क्षेत्र है, भारत भी एक देश है, तो यहाँ के लोगों में भी ये भावना आई तो भारत में राष्ट्रवाद दौड़ी, भारत में राष्ट्रवाद की लहर पनपी। और ऐसी राष्ट्रवाद हर देश में, जहाँ गुलाम जो भी देश हुआ वहाँ राष्ट्रवाद पनपा और एक दिन वो आजाद हो गए। तो हम भी यानी भारत में भी राष्ट्रवाद पनपा, भारत दिन आजाद हो गया। तो राष्ट्रवाद का सीधे मतलब क्या हुआ, एकता से, कि लोग एकजुट हो गए। ठीक है, तो भारत के लोग कब एक हो गए, कब एकजुट हो गए, ठीक है, यही पढ़ना है, यही समझना है ना कि कारण क्या बताना, कौन ऐसा कारण है कि भारत के लोग एक हो गए, एकजुट हो गए, यानी राष्ट्रवाद आ गया लोगों में। यानी ये जो हम वर्ड बोल रहे हैं कि कब एकजुट हो गए, समझिए कब एकजुट हो गए, इसका मतलब है कि भारत के लोग कभी टूट गए होंगे, कभी बिखर गए होंगे, कभी क्या होंगे, एक दूसरे से अलग हो गए होंगे। तब तो हम जैसे बोल रहे हैं कि ए और बी अब एक दूसरे से जुड़ गए, इसका मतलब है कि ए और बी कभी एक दूसरे से बिछड़ गए थे, बिखर गए थे, टूट गए थे, अलग हो गए थे। तब तक हम ये वर्ड बोलेंगे ना कि अब ए और बी एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो भारत के लोग एक हुए, इसका मतलब है कि भारत के लोग कभी टूट गए थे, कभी अलग हो गए थे। तो कब भारत के लोग एक दूसरे से बिछड़ गए थे, अलग हो गए थे, टूट गए थे, पहले वो देख ले, तो फिर हम सीधे समझ लेंगे कि एक कब हो गए। पहले ये देख ले कि टूट कब गए थे। तो भारत पे अंग्रेजों के नियंत्रण से पहले मुगलों की सत्ता थी, मुगल यहाँ पे मुगलों का सत्ता थी। अब मुगल सत्ता में हम सबसे अंतिम छोर पे चल रहे हैं, औरंगजेब की बात करें तो 1707 ईस्वी में 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 ईस्वी में। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में क्या था, केंद्रीकृत एक, यहाँ पे देख लें, यहां से जब मुगल सत्ता था तो पूरा एक तरह से एक केंद्रीकृत सत्ता था, जैसे आज भारत में 28 राज्य है
और एक केंद्र शासित मतलब और केंद्र शासित प्रदेश हैं, और एक केंद्र के लेवल पे एक सरकार है जिसके नेतृत्व में पूरे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जुड़े हुए हैं। उसी तरह से जब मुगल सत्ता था, केंद्रीकृत मुगल सत्ता था, तो भारत के पूरी राज्य जो है उसके नियंत्रण में एकजुट थे। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हुई और केंद्रीकृत मुगल सत्ता उसके बाद कमजोर होने लगी। क्यों कमजोर होने लगी? क्योंकि उसके बाद जो भी शासक आए वे उतनी योग्य नहीं थे, उतनी दक्ष नहीं थे कि वे मुगल सत्ता की जो गरिमा है, जो एकता है, अखंडता है, उसे बनाए रखे। सारे शासक जो आए औरंगजेब की मृत्यु के बाद, वो सारे मुगल शासक अयोग्य थे, दक्ष है ही नहीं थे, उतना वे कुशल नहीं थे कि सत्ता को बनाए बचाए रखे। तो धीरे धीरे मुगल सत्ता कमजोर होने लगी और अंततः केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन हो जाता है। जब केंद्रीकृत मुगल सत्ता का विघटन हुआ तो जो राज्य एक साथ थे, एकजुट थे, वे सारे राज्य क्या हो गए? टूट गए। अब एक नहीं रहे बल्कि अनेक राज्य अस्तित्व में आ गए। जैसे अभी 28 राज्य एक साथ हैं, हम लोग हैं, और कोई बिहार का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो या झारखंड का हो, कहीं का हो, बोलता है कि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के प्रति अपनी क्या रखता है कि भारत के प्रति ही अपना सबका समर्पण है कि भारत के हम नागरिक। यहां पर भी वैसा ही था। लेकिन जब मुगल, मान लीजिए कि अभी केंद्र के लेवल पर विघटन हो जाए, तो हो सकता है कि जो आज 28 राज्य हैं 28 देश में भी बदल जाए। फिर किसके नेतृत्व में रहेंगे? नहीं रह सकते जब संघ ही टूट जाएगा। वही यहाँ कंडीशन हुआ कि केंद्रीकृत मुगल सत्ता जो है टूट गया। टूटा तो अनेक राज्य अस्तित्व में आए, अनेक राज्य जो एक साथ थे वो सब स्वतंत्र हो गए। अब एक एक राज्य जो है ऐसे समझिए कि एक एक देश के रूप में आ गए, और हर राज्य में, हर क्षेत्र में एक राजा अस्तित्व में आया, और हर क्षेत्र की एक अपनी नियम कानून, अपनी व्यवस्था सामने आई, और कोई भी एक दूसरे से अब मतलब नहीं रख रहे हैं। न ये इससे मतलब रख रहा है, न ये इससे मतलब रख रहा, कोई भी अपने थे लेकिन गैर की तरह हो गए। अब कोई भी किसी से मतलब नहीं रख रहा। ऐसा समझिए कि एक विदेशी संबंध हो गया, कोई मतलब ही नहीं, अपना है लगे, ऐसा लग रहा कि विदेशी है एक दूसरे से, कोई मतलब नहीं। यानी जो लोगों में हम की भावना थी वो समाप्त हो गई। अब क्या भावना आ गई? मैं और तुम, मैं और तुम की भावना जो है प्रबल हो गई। जो हम की भावना थी वो टूट गई। हम मतलब एकता, जैसे बोलते हैं ना, हम भारत के लोग बोलते हैं अभी, तो क्या है? एकता को बोधित करता है, हम एकता को दिखाता। और जैसे मैं और तुम बोलते हैं तो मैं तुम खाई को बताता है, ये मेरा है, ये तेरा है, बोलते हैं ना। मैं और तुम एक दूसरे के बीच दूरियां बताती है कि कितना एक दूसरे के बीच खाई, और हम एकता को बताता है। तो लोगों में हम की भावना समाप्त और मैं और तुम की भावना जाग गई कि तुम मैं, न तुम कम न मैं कम, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं। तो अंग्रेजों ने देखा कि भारत के लोग तो अपने में टूट गए, और इस समय वो व्यापार यहाँ करिए रहे थे। तो व्यापार छोड़ छाड़ के पहले सोचा कि पहले नियंत्रण कर लेते हैं, क्योंकि टूट गए सब। अंग्रेजों ने देखा कि मौका अच्छा है, सब अपने में टूट गया है, एकदम एक दूसरे से इतना टूट गया है कि एक दूसरे से मतलब ही नहीं रखते। तो अंग्रेजों ने एक पर हमला किया, एक पर हमला किया, और मान लीजिए कि इस पर हमला किया, मान लीजिए कोई नाम दे दे, ABCD ऐसे नाम रख लीजिए, ठीक है। एक पर हमला किया तो कोई भी राज, भारत के ही राज है, कोई भी इसको सहयोग नहीं दिया। मुंह देखते रह गए, दांत भी दौड़ते रह गए, हंसते रह गए कि ठीक कर रहा है, एक को मार रहा है ना, बढ़िया कर रहा है, बड़ी उड़ता है। और अंग्रेज ने एक को धर के पीटा, वहां के राजा को मारा, सत्ता से हटाया और वहां पर नियंत्रण किया। और कोई भी साथ नहीं दिया, और BC सब समझ ही नहीं रहा कि अंग्रेज क्या चाल किए। जब एक को पीट दिया तो फिर दोबारा अगला स्टेप लिया, B को मारा, तो B को मारा तो C करा, ठीक है, दोनों बहुत काबिल बन रहा था, दोनों पिटा गए। और C बोल ही नहीं रहा, कोई नहीं बोल रहा, अन्य राज्य भी नहीं बोल रहे। फिर क्या किया, अंग्रेज ने C को भी मारा, एक एक करके सबको पीटा। और भारत के लोगों ने कभी भी एकजुट होकर अंग्रेजों का मुकाबला नहीं किया। तो क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं और तुम की भावना थी। अगर एकजुट होकर अंग्रेज भारत का मुकाबला कर लेते हैं, मतलब एकजुट होकर भारतीय अंग्रेजों का मुकाबला कर लेते हैं, तो अंग्रेजों की इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी उसकी कुवत नहीं थी कि भारत पर नियंत्रण कर ले। क्योंकि उस समय भी भारत की जनसंख्या इतनी थी कि भारत के लोग एक एक झापड़ भी मार देते कान के नीचे ना भारत अंग्रेजों को, यहाँ से भाग जाते हो। लेकिन एक का झापड़ कोई मारा ही नहीं,
कोई एकजुट हुए नहीं, तो जिनकी औकात भी नहीं थी वो नियंत्रण कर लिए। क्यों कर लिए? क्योंकि हम अपने में ही टूट गए थे। तो एक डायलॉग है ना, वो क्या है, कौन सा हीरो का डायलॉग है फिल्म का, कि मुझे ने क्या है उसे, क्या है वैसा डायलॉग, हमें तो अपने ही ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है ना। पानी किस्मत ही वहीं डूब गई जहां पानी ही कम था। तो अंग्रेजों वहां हम उसके हाथ में गुलाम हो गए, उसके हाथ गुलाम हो गए जिसकी औकात नहीं थी हमें गुलाम बनाने की, फिर भी हम गुलाम हो गए। क्यों? क्योंकि हम अपने में टूट गए थे। तो हम जैसे ही कमजोर हुए तो अंग्रेजों ने किया कर लिया, हम बन गए गुलाम। हम अंग्रेजों के क्या हो गए? गुलाम हो गए। तो हम टूट गए तो गुलाम हो गए। क्यों? हम टूटे तो क्या किया? अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना लिया, अपने अधीन कर लिया। अब हमें क्या पढ़ना है? एक होना है। किस लिए? आजादी के लिए, है ना। हमें एक क्यों होना है? आजादी के लिए। हमें आजादी चाहिए, ठीक है। हम टूटे तो गुलाम हुए, हम एकजुट होंगे तो हम आजाद हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करना है? हमें आजादी की लड़ाई लड़ना है, तो उसके लिए हमें क्या होना पड़ेगा? एक होने पड़ेगा, ठीक है। तो अब यही पढ़ना है हमें कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण तो हम एक कैसे हुए, क्या कारण है, कौन वैसा कारक है जो हम लोगों को एक कर देगा, भारतीयों को एक कर देगा। चाहिए तो कारक ना जो हमें एकजुट कर दे। टूट तो गए, समझ गए कि क्यों टूट गए थे, जैसे टूटे हम गुलाम हो गए। अब हम जैसे एकजुट हो गए हम आजाद हो जाएंगे। तो टूटे तो हम गुलाम, और जैसे जुटेंगे तो हम गुलाम से आजाद हो जाएंगे। तो अब हम कारक समझ लें कि कौन ऐसा कारण है। जैसे अगर प्री में पूछेगा एग्जाम तो याद रखिएगा, जो हम कारक बता रहे हैं पूछ सकता है ना। पूछा हुआ भी है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए उत्तरदायी नहीं है, या राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी है, राष्ट्रवाद को पनपाने में, ठीक है। अब हम कारक एक एक करके समझते हैं। राष्ट्रवाद के उद्भव के कारण, पहला कारण क्या है से समझते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पर नियंत्रण कर लिया पूरी तरह से, तो अपना नीतियां भी लागू किया करेगा, ताकि अब उसकी शासन हो गया, उसका सरकार हो गया। तो ब्रिटिश राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक नीतियां, पहला कारण तो यही है। कैसे इससे हम एकजुट होंगे, या हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि देश का राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक एकीकरण, इन नीतियों से हम एक हो जाएंगे। देखिए अंग्रेजों ने ही गुलाम बनाया और अंग्रेजों ने ही हमें एकजुट भी कर देगा। सारा कारण जो बताएंगे अंग्रेज ही हमें एकजुट किए हैं। गुलाम भी उन्होंने बनाया, आजाद भी उन्होंने किया। बस वो मौका दिए, उस सारे मौका को हम छक्का मारते चलेंगे सब मौका पे। उन्होंने बाउंस फेंका, हमने हिट किया, ठीक है। कैसे हिट किए हम लोग तो समझते हैं। तो उन्होंने नीतियां बनाई और इस नीतियों से हम एकजुट हो जाए। कैसे एकजुट हुए से समझिए, पहले समझिए। पहले हम मुगल सत्ता के विघटन के बाद क्या हो गए थे? सब टूट गए थे, ठीक है, टूट गए थे ना। अंग्रेजों ने क्या किया? सबको जीता, सबको जीता और एक सूत्र में क्या किया? एक सबको जीत गया, तो जीतेगा तो क्या सब जगह अलग अलग नियम बनाएगा। जैसे जब तक वो जीता नहीं था हम टूट गए थे, इस राज्य के लिए अलग नियम, इस राज्य के लिए अलग नियम, सब यहाँ का राजा अलग, यहाँ का राजा अलग, सब जगह का राजा अलग था। तो नीतियां भी अलग थी, कानून व्यवस्था भी अलग थी। लेकिन अब एक जो है सत्ता, एक शक्ति सबको मतलब जीत लिया है, तो वह नीतियां भी एक लागू करेगा, सब क्षेत्र को क्या करेगा? जोड़ देगा। तो वही किया। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के तहत अंग्रेजों ने क्या किया कि साम्राज्यवादी नीतियों का मतलब हुआ साम्राज्य का विस्तार करना, ठीक है। तो ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के तहत अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न राज्यों को जीता, और जो उनकी अलग अलग पहचान थी, यानी इस राज्य की अलग पहचान, इस राज्य की अलग पहचान, उन सारे पहचान को समाप्त किया और वहां एक समान केंद्रीकृत राजनीतिक प्रशासनिक संरचना लागू की, और एक समान कानून व्यवस्था भी लागू किया, एक समान न्यायिक प्रणाली भी लागू की। क्योंकि अब एक सत्ता, एक शक्ति केंद्र में आ रहा है, तो एक समान ही लागू। जैसे आज भारत में है तो कोई भी संघ के स्तर पर कानून बन रहा है तो क्या होता है? सबके लिए लागू होता है। जो क्रिमिनल कोड है, आपराधिक कानून कुछ भी है, तो भारत के किसी भी कोने में कोई अपराध करेगा तो उसके लिए वही कानून है जो किसी अन्य क्षेत्र के लिए है।
क्योंकि एक कानून है सबके लिए। उसी तरह से एक सत्ता यहाँ पे नियंत्रण किया, एक कानून भी बना दिया। तो अब एक कानून से नियंत्रित होने लगे सब कोई, तो उस कानून से अगर किसी को तकलीफ होगा, किसी भी क्षेत्र में कोई भी दिक्कतें आएगी, कोई भी समस्या खड़ा होगा, तो वो समस्या हर क्षेत्र में खड़ा होगा, क्योंकि वही कानून सब क्षेत्र में लागू हुआ है। तो क्या किया अंग्रेजों ने, विभिन्न क्षेत्र को जीत के वहां एक समान नीतियां लागू की। जब एक समान नीतियां लागू की तो जो क्षेत्रीय अलगाव था लोगों में, इस क्षेत्र और इस क्षेत्र के बीच में जो अलगाव था, वो क्षेत्रीय अलगाव समाप्त हो गया और भारत के लोग एक सूत्र में बंध गए। किसके नियंत्रण में, किसके अधीन? अंग्रेजों के अधीन ही वे भारत के सभी लोग एक सूत्र में बंध गए। भारत के विभिन्न क्षेत्र एक सूत्र में बंध गए। जब एक सूत्र में बंधे तो राष्ट्रीय चेतना भी आएगी धीरे धीरे, क्योंकि नीतियां एक लागू होगी। उनकी आर्थिक नीतियां जो थी, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां ने क्या किया से समझिए। ब्रिटिश आर्थिक नीतियां जब लागू हुई तो इससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई, जैसे ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, अकाल की स्थिति सामने आई। और ये जो सारे समस्याएं किसी एक क्षेत्र की समस्या नहीं थी, बल्कि भारत के विभिन्न क्षेत्र में समस्या थी, क्योंकि ये नीतियां जो है भारत के विभिन्न क्षेत्र में लागू थी। और जहां इस सब जो भी नीतियों का इस नीति का दुष्प्रभाव होगा, वो हर क्षेत्र में दुष्प्रभाव हो गया। तो इस नीतियों से जो पैदा हुई समस्याएं, जैसे अकाल, ऋणग्रस्तता, बेरोजगारी, और ये जो समस्या थी भारत के विभिन्न क्षेत्र में मौजूद थी। जैसे आर्थिक नीतियों के तहत उसने कृषि का वाणिज्यीकरण किया, यानी किसानों को नकदी फसल करने के लिए बाध्य किया। जब नकदी फसल करने के लिए बाध्य करेगा तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी होगी। जहां खाने के लिए दाल और चावल के लिए हम गेहूं बून रहे हैं, चावल उपजा रहे हैं, वहां पे अंग्रेजों ने जबरदस्ती नकदी फसल उपजाया, कपास और नील की खेती करने के लिए बाध्य किया किसानों को। तो खाएंगे क्या? जहां हम धान उगाते थे वहीं पे उत्पादन करवाने लगा, तो उत्पादन में भी एक तरह से खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, और खाद्यान्न का निर्यात भी करते थे। जब आर्थिक नीतियां समझाएंगे तो बताएंगे पूरी तरह से। तो उससे अकाल की समस्या आई। अकाल कैसी? मानव निर्मित अकाल, ठीक है। ऋणग्रस्तता, भू राजस्व की राशि इतनी अधिक होती थी कि कर्ज चुकाने के लिए किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था। बेरोजगारी की समस्या थी, और यह समस्या भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद थी। और इन सारे समस्याओं का जड़ कौन था? सारे समस्या का कारण क्या था? भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति। भारत में अंग्रेजों की उपस्थिति। और जैसे ही लोगों ने समझा, भारत के लोगों ने, कि सारे समस्या का जड़ तो दरअसल अंग्रेज है, तो जब सारे समस्या का जड़ अंग्रेज है तो अंग्रेजों को क्यों ना भगा दे। यानी एक साझे शत्रु की उपस्थिति। भारत के सभी लोगों के लिए एक ही शत्रु है। शत्रु कौन है? अंग्रेज। अंग्रेज भारत में है, इसलिए यह समस्या उत्पन्न हो रही है। तो जब भारत के लोगों ने समझा कि सारे समस्या का जड़ तो एक ही है, तो हम क्यों नहीं इसे उखाड़ के फेंक दे। तो उखाड़ के फेंकने के लिए लोग एकजुट हो गए कि इसे हम समाप्त कर देते हैं। तो एक साझे शत्रु की उपस्थिति ने, एक साझे शत्रु की उपस्थिति और उसकी पहचान ने भारत के लोगों को एकजुट कर दिया। जैसे हम एकजुट होंगे तो हम आजादी की लड़ाई लड़ लेंगे, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हम आंदोलन खड़ा कर देंगे। तो यही हुई कि एक साझे शत्रु की उपस्थिति ने लोगों को क्या कर दिया? एकजुट कर दिया। सारे कारण जो था अंग्रेज ही थी। उन्होंने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या किया? अगर हम प्रशासनिक स्तर पर बात करें तो उन्हें अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए संचार प्रणाली का विकास किया। संचार प्रणाली में उसने रेलवे का विकास किया। रेलवे, सड़क बनाई, पुल बनाए, डाक व्यवस्था की स्थापना की। डाक व्यवस्था, तार बिछाया, और सारी अपनी आवश्यकता के लिए उन्होंने किया। लेकिन इस संचार प्रणाली ने भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोगों के बीच में आपसी संपर्क को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ा दिया? क्योंकि लोगों को एकजुट करने में तो बहुत कारण थे, लेकिन जो रेलवे ने भी एकजुट किया भारत के लोगों को, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो योगदान रहा एकजुट करने में, वो रेलवे का रहा।
रेलवे ने भारत के विभिन्न क्षेत्र के लोगों को एकदम एकजुट कर दिया पूरी तरह से। कैसे एकजुट किया? जैसे रेलवे चला, ठीक है, ये विभिन्न क्षेत्र है भारत के लोग, यहाँ से रेल यहाँ चला, यहाँ से रेल ट्रेन यहाँ पहुंची, ट्रेन फिर यहाँ पहुंची, रेल यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंची। तो विभिन्न क्षेत्र के लोग रेल में बैठे, जैसे आज हम लोग बैठते हैं, जैसे पटना से दिल्ली जाना है तो उस ट्रेन में विभिन्न क्षेत्र के लोग बैठे रहते हैं, विभिन्न धर्म विभिन्न जाति के लोग बैठे रहते हैं, और उसमें हम कोई छुआछूत नहीं करते हैं। उसी तरह से रेलवे में क्या हुआ, रेलवे जब चली तो विभिन्न यहाँ से ट्रेन चली तो इसमें बहुत सारे लोग सवार हुए, बैठे, विभिन्न क्षेत्र के लोग बैठे, विभिन्न धर्म जाति के लोग बैठे, और एक ही डिब्बे में एक ही सीट पे बैठ रहे हैं, बगल में बैठ रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो कुछ दूसरों को खिला दे रहे हैं। तो छुआछूत की भावना समाप्त हुई, लोग एक दूसरे से जुटने लगे। रेलवे में देखबे करते हैं कैसे एकजुटता होती है, बैठे तो सब गप्पे मारते हैं, बहुत समस्या है, ये समस्या है, बहुत देश में बेरोजगारी है, आज भी होता है ना, रेलवे में तो पूरा गप्पे मारते हैं लोग, बेरोजगारी है, अच्छे दिन नहीं आए, देखो बीच में बोल देता है जब तक मोदी नहीं हटेगा तब तो कुछ नहीं होगा, मोदी के हटाओ देश को बचाओ। मैं नहीं बोल रहा हूँ, लोग बोलते हैं तो मैं बोल दे रहा हूँ, बोलते हैं ना ऐसे ही, वैसे फिर इन लोग भी बोले। यहाँ के जो अंग्रेज जब थे तो लोगों ने बोला कि सारे समस्या का जड़ अंग्रेज हैं, अंग्रेजों को भगा दो, सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो रेलवे में बैठ के सारे बात किए और एक दूसरे से जुड़ गए। तो रेलवे ने भी जोड़ दिया, इसी तरह सड़क पुल भी जोड़ दिया, क्योंकि सड़क बनेगा तो आदान प्रदान यानी यातायात की सुविधा होगी, तो एक दूसरे से लोग मिलेंगे और जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। अंग्रेजों ने अपने विकास के लिए क्या किया, उतनी अपनी आवश्यकता के लिए आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया। आधुनिक शिक्षा याद रखिएगा सब जैसे बता रहे हैं, है ना। ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रवाद के उद्भव के लिए उत्तरदायी है? रेलवे, ब्रिटिश आर्थिक नीतियां, आधुनिक शिक्षा, ये सब राष्ट्रवाद के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका। आधुनिक शिक्षा वो दिए थे, क्यों? जरूरत थी उन्हें ऑफिस में काम करने के लिए, कारखाना में काम करने के लिए क्लर्क चाहिए था, और अंग्रेजों ने सोचा कि यूरोप से क्लर्क मंगाएंगे तो यहाँ वेतन भी ज्यादा देने पड़ेगा और वो मतलब ज्यादा खर्च हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने सोचा, ब्रिटिश सरकार ने, कि यहीं पे थोड़ा बहुत में हम जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में हम शिक्षा दे दें, हमें क्लर्क की जरूरी है तो बस इतना शिक्षा दे दें कि लोग पढ़ लिख लें, लिख भी लें और पढ़ ले कुछ लिखा हुआ है। तो थोड़ी मात्रा में उन्होंने शिक्षा दी, आधुनिक शिक्षा। जब आधुनिक शिक्षा हल्का मतलब थोड़े सबको नहीं दिया, जितनी उससे जरूरत था उतने ही लोगों को दिया, तो आधुनिक शिक्षा दिया तो एक शिक्षित मध्यवर्ग का विकास हुआ, एक शिक्षित मध्यवर्ग का उदय हुआ, एक शिक्षित भारतीय मध्यवर्ग अस्तित्व में आया। और ये शिक्षित हुआ क्लर्क ही है, तो क्लर्क काम कहाँ करेगा? ऑफिस में काम करेगा, अधिकारी को चाय पिलाएगा, कुछ फाइल लाएगा, फाइल देगा। तो आपस में जो अधिकारी बात करेंगे उस बात को क्लर्क सुनेगा भी, क्योंकि सिर्फ किताब से ही थोड़ा ना ज्ञान आता है, सुनकर देख के भी तो ज्ञान आता है। और यही घटना यहाँ पे घटी। जो शिक्षित भारतीय थे, क्लर्क के रूप में काम कर रहे थे, वह अधिकारियों के पास जाते थे तो सुनते भी थे कि क्या बात कर रहे हैं, क्या इनकी नीतियां हैं। क्या इसकी नीति है इन लोग की। तो देख देख कर उन्होंने सीखा बहुत चीज, और जब समझा तो पाया कि अंग्रेजों की जो नीति है दरअसल वह भारतीयों का शोषण करने के लिए। जब इन्होंने इस बात को समझ लिया कि ब्रिटिश आर्थिक जो नीतियां हैं वह शोषण मूलक है, भारतीयों का शोषण कर रहे, तो इन्होंने शिक्षित होकर उस बात को समझा और अन्य भारतीयों को भी इस बात को जानकारी दी और जागरूक किया कि ब्रिटिश औपनिवेशिक जो नीतियां है वह शोषण मूलक नीतियां है, वो भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, हमें इसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। और इसी क्रम में आंदोलन शुरू हो गए, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन बड़े बड़े मतलब होना शुरू हो गए। और इन आंदोलनों का जो नेतृत्व किया वो मध्यवर्ग नहीं किया, इन्होंने ही भारतीयों को जागरूक किया और आंदोलन भी खड़ा किया और आंदोलन का नेतृत्व भी किया। इसीलिए कहा जाता है कि भारतीयों ने पश्चिम की हथौड़े से पश्चिम के बेड़ियों को तोड़ दिया। पश्चिम की हथौड़ा कौन है? शिक्षा। अंग्रेजों ने दिया हल्का शिक्षा, थोड़ा बहुत शिक्षा,
उस शिक्षा को भारतीयों ने एक हथौड़े के रूप में उपयोग किया, कलम चलाया भी, और जो बेड़िया लगा हुआ था, पश्चिम की हथौड़े मतलब शिक्षा, और बेड़िया जो उनकी नीतियां कानून बनी थी जिसे भारतीयों को जकड़ के रखे थे, उस कलम से उस नीतियों पर भी वार कर दिया। यानी शिक्षा को एक हथौड़े के रूप में प्रयोग किया, मतलब शिक्षा ली, सीखा, और फिर उस शिक्षा से अपनी शोषण को समझा, और फिर उस शोषण से मुक्ति के लिए एक आंदोलन चला दिया, एक विद्रोह कर दिया, और एक दिन आजाद हो जाता है। तो शिक्षा ने एक हथौड़े के रूप में भारतीयों के लिए काम आया नहीं, भारतीयों ने उस रूप में उपयोग किया। उन्होंने तो एक बाउंस फेंका, हमने उसे हिट कर दिया, भारतीय लोगों ने छक्का मार दिया, क्योंकि उस रूप में देखा। ठीक है, यह है आधुनिक शिक्षा। अब क्या होता है, दूसरा अगर हम कारण बताएं तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी थी। समाचार पत्र और पत्रिकाएं, अब जैसे हम बोले समाचार पत्र तो आप कोरिलेट कर लिए होंगे कि समाचार पत्र निकलेगा तो भारतीय तो एक हो ही जाएंगे। कैसे एक हो जाएंगे? दूसरा कारण अगर हम बताएं तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं, जब समाचार पत्र छपेगा यानी अखबार छपेगा तो भारतीय एकजुट होंगे कि नहीं? आप खुद ही समझिए, सोचिए कि कैसे एकजुट होंगे। समाचार छपेगा तो उसमें, जैसे आज समाचार छपता है, पेपर छपता है, पत्र छपता है, तो उसमें क्या रहता है? विभिन्न क्षेत्र के घटनाएं उसमें होता है, विभिन्न क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं इस भी उसमें लिखा हुआ रहता है। तो वही हुआ यहाँ पे, जब समाचार और पत्र पत्रिकाएं छपने लगी तो एक क्षेत्र में बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में कौन सी घटना घट रही है, वहां पे क्या चल रहा है, वहां के लोगों की क्या समस्याएं हैं, सबसे परिचित होने लगा। और क्या यहाँ पर क्या आंदोलन चल रहा है, सब चीज से व्यक्ति अवगत होने लगे। तो जब देखा कि जो मेरी समस्या है उनकी भी वही समस्या है, उनकी भी है, यानी हम सब की समस्या एक ही है, तो हम क्यों ना एकजुट हो जाए। समाचार पत्र में और क्या रहता था? समाचार पत्र में आधुनिक विचार का भी उल्लेख रहता था, जैसे लोकतंत्र, नागरिक अधिकार, स्वशासन, स्वराज का उल्लेख रहता था। और इन विचारों से भारतीय परिचित हुए और फिर इनकी पूर्ति के लिए, यानी जो ये विचार है आधुनिक विचार, लोकतंत्र, स्वशासन, स्वराज, इसकी मांग कर दी और इसके मांग की और इसके लिए आंदोलन भी खड़ा किया कि नहीं, ये सारे अधिकार हमें चाहिए। तो समाचार पत्र भी भारतीयों को एकजुट कर दिया अपने अधिकारों की मांग के लिए। अगर दूसरा तीसरा कारण हम बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं सदी में भारत में विभिन्न सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन चले, यानी जो समाज में बुराइयां थे उससे दूर करने के लिए। और सुधारकों ने जो समाज में बुराइयां थी, जैसे वर्ण व्यवस्था, जाति पात, छुआछूत, धार्मिक आडंबर, इस सब पर सुधारकों ने चोट किया और मानवीय एकता पर बल दिया कि मानवता ज्यादा सर्वोपरि है, ज्यादा प्राथमिक है, बल्कि छुआछूत ये सारे चीज अच्छे नहीं है, ये समाज के लिए बुरे हैं। उस पर चोट करके मानवता पर बल दिया सुधारकों ने। और मानवता को एक करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए कि मानव एक हो जाए, मानवता बड़ी चीज है। और क्या किया सुधारकों ने, जो समाज सुधारक थे, समाज सुधारक और कुछ यूरोपीय विचारक भी का योगदान था। उन्होंने इस बात की व्याख्या दी कि भारतीय और यूरोपीय एक ही प्रकार के आर्यों के संतान हैं। जैसी इस व्याख्या आई भारतीयों के सामने, क्योंकि भारतीयों को अपने अतीत के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, यानी प्राचीन इतिहास के बारे में भारतीय 19वीं सदी में भारतीयों को अपने जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। मध्यकाल के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी थी, मुख्य रूप से उनकी जानकारी 18वीं शताब्दी के बारे में थी और 18वीं सदी की जो इतिहास थी उससे ही भारतीय परिचित थे। लेकिन चिंतकों ने जब बताया कि नहीं, जो अंग्रेजों ने क्या किया था, अधीन करने के लिए भारतीयों को, भारतीयों के समक्ष जितने भी खराब चीजें हैं वो सब रखा,
कि तुम अश्वेत हो, तुम्हारी धार्मिक राजनीतिक जो परंपराएं हैं, तुम्हारा समाज नीच है, तुम्हारी हर रीति रिवाज खराब है और तुम अश्वेत हो, और ईश्वर ने हमें श्वेत बनाकर तुम्हें अश्वेत से श्वेत बनाने के लिए ईश्वर ने भेजा है। अंग्रेज अपने आप को ऐसे बोलते थे कि हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। भारतीयों से ये बात बार बार कहते थे और बार बार ही कहते थे, तो उनके ब्रेन में क्या हुआ, एक तरह से रॉन्ग नंबर ठोका गया कि भारतीय समझ लें कि अच्छा हम तो निम्न ही हैं। बार बार इस बात को कहते थे अंग्रेज भारतीयों के सामने कि तुम अश्वेत हो, निम्न हो, नीच हो, हम तुम्हें अच्छा बनाएंगे। वैसे ही जैसे पीके मूवी में तपस्वी जी ने जग्गू के ब्रेन में रॉन्ग नंबर ठोक दिया था, है ना, कि मुसलमान धोखा देते हैं। तो पीके ने फिर जाके बताया था कि सही क्या है ना, सही नंबर उसे मिला था ना, रॉन्ग नंबर तो तपस्वी जी ने ठोक दिया था जग्गू के ब्रेन में। जब रॉन्ग नंबर ठोक दिया था तो उसी अनुसार उसका ब्रेन काम करने लगा था। भारतीयों का भी ब्रेन उसी तरह से काम करने लगा था कि हम तो सब दिन गुलाम ही रहेंगे, हम सब दिन अधीन ही रहेंगे, क्योंकि हम निम्न हैं, हम नीच हैं, हम अश्वेत हैं। लेकिन सुधारकों ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, ये अंग्रेज रॉन्ग नंबर ठोक दिए हैं ब्रेनवा में, है ना। और सुधारकों ने बोला कि सही नहीं बोल रहा है, तुम्हारा अतीत जो है बहुत अच्छा है, तुम्हारा प्राचीन इतिहास, तुम्हारा अतीत, भारतीयों का अतीत जो है बहुत गौरवपूर्ण है। जैसे ही उन्होंने विचार रखे अतीत के बारे में, समझाया भारतीयों को, तो भारतीयों में जो हीनता की भावना आ गई थी कि हम हीन हैं, निम्न हैं, हम अश्वेत हैं, वो हीनता की भावना धीरे धीरे समाप्त होने लगी। और भारतीय इस बात को भी महसूस कर लिए कि हम अब सब दिन गुलाम नहीं रहेंगे, हम आजाद होंगे। तो समाज सुधारक आंदोलन भी भारतीयों को एकजुट कर दिए और कुछ शासकों की नीतियां भी भारतीयों को एकजुट कर दी। ब्रिटिश शासकों की नीतियां, जैसे में अगर ब्रिटिश शासकों की नीतियां में अगर हम देखें तो ब्रिटिश शासकों की नीतियां ऐसी थी कि भारतीय एकजुट हो गए। ब्रिटिश शासकों की नीतियां अगर उसमें देखें हम तो लिटन एवं कर्जन की नीतियां, लिटन और कर्जन। दूसरा देखेंगे रिपन की नीति, रिपन की नीति। एक एक करके दोनों समझे। लिटन ने क्या किया से समझे। लिटन ने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया कि भारतीय उससे एकजुट हो। लिटन ने क्या किया से समझे। एक एक करके दोनों को समझ लेते। लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी उसने भारतीयों को एकजुट कर दी। लिटन ने क्या किया कि 1878 ईस्वी में देशी समाचार पत्र अधिनियम लाया, जिसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी बोलते हैं। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट या अधिनियम बोल दीजिए, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, देशी समाचार पत्र अधिनियम। इस अधिनियम के तहत लिटन ने देशी समाचार पत्रों पर अंकुश लगाया और इसके तहत विभिन्न जो भारतीय भाषा में जो समाचार पत्र छपते थे उसको जब्त भी कर लिया गया। तो देशी समाचार पत्रों पर उसने अंकुश लगाया वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। और उसने क्या किया, तो भारतीय असंतुष्ट होने लगे धीरे धीरे। उसने क्या किया कि सिविल सेवा से भारतीयों को बाहर करने के लिए कि भारतीय सिविल सेवा में ना आए, उसने क्या किया कि सिविल सेवा की जो अधिकतम उम्र सीमा थी 21 वर्ष, उसे घटाकर 19 वर्ष कर दी। भारतीयों का गुस्सा फूट गया, तो 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया। इतना तो भारतीय ने सहा। अगला इसने कदम का उठा लिया कि अकाल पड़ा था भारत में। अकाल के दौरान भारत के लोगों को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी। वैसे समय में लिटन क्या करता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कर देता है। दिल्ली दरबार का आयोजन किया। किसके लिए? यूरोपियों के सम्मान के लिए, ब्रिटिश शासकों के सम्मान के लिए, और भारतीय धन का दुरुपयोग किया। भारतीयों का गुस्सा बहुत आया, इस खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है और लिटन कितना बुड़बक है कि दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा है। इतना गुस्सा फूटा कि भारतीय अंग्रेजों के विरुद्ध पूरी तरह से एकजुट हो गए। तो लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी भारतीयों को एकजुट कर दिया। कर्जन तो और काम किया, अजबे किया। कर्जन ने क्या किया
इसने 19 जुलाई 1905 को 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। इसने कहा कि 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन लागू होगा और बंगाल 2 भागों में बढ़ जाएगा, पूर्वी और पश्चिमी भाग में। कर्जन की इस नीति ने तो भारतीयों को एकदम पूरा तरह से उग्र कर दी। जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, जो लोग एक हो रहे थे, वो राष्ट्रवाद इतना उग्र हो गया कि एकदम भारतीय पूरी तरह से एकदम एकजुट हो गए और भारतीय बंगाल विभाजन को राष्ट्रीय आंदोलन के समक्ष यानी राष्ट्रवाद के समक्ष एक चुनौती के रूप में देखा और इतना लोग उग्र हो गए कि एक आंदोलन शुरू हो गया, स्वदेशी आंदोलन। और यह आंदोलन भारत के बंगाल में ही नहीं सीमित रहा, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैल गए और इसके तहत विदेशी वस्तुओं का पूरा जमकर विरोध हुआ स्वदेशी आंदोलन के तहत और अब आंदोलन जो है पूरी तरह से उग्र हो गया। तो लिटन और कर्जन की नीतियां भी भारतीयों को एकजुट कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि कुछ शासक बुरे होते हुए भी परिणाम अच्छे दे देते हैं। यानी हमारे लिए लिटन और कर्जन शुभ चिंतक नहीं थे, हमारे ये शुभ चिंतक नहीं थे, ये हमारे समझिए तो दुश्मन की तरह थे, हमारा शोषण कर रहे थे, लेकिन इनकी नीतियों ने हमें एकजुट कर दिया। तो कुछ बुरे शासक भी अच्छे परिणाम पैदा करते हैं, इसीलिए कहा जाता है। या दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि दुश्मन भी आपको मौका दे देता है आपको जीतने के लिए, बस उस मौका का फायदा उठा लेना चाहिए। तो लोग भारतीयों ने वही किया, इन्होंने मौका दिया, हम उसका फायदा उठा लिए। रिपन की नीतियां क्या थी? रिपन की नीतियां तो भारत के फेवर में ही था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों ने अंग्रेजों ने उस विल का विवाद किया। दरअसल ये मामला क्या से समझते, रिपन की नीति में क्या था? एक रिपन की नीति बच रहा है, रिपन की नीति, रिपन की नीति कह ले या इल्बर्ट रिपन की नीति, या इसे बोल सकते इल्बर्ट बिल। जो नीति थी वो आया था, वह इल्बर्ट बिल था, इल्बर्ट बिल विवाद। यह विवाद जो है 1883 का है। दरअसल हुआ क्या से समझे, 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल आता है। इल्बर्ट बिल आया जो उस समय वायसराय जो थे रिपन थे। इल्बर्ट बिल के तहत भारतीयों को भी अंग्रेजों का मुकादमा सुनने का अधिकार दिया गया कि भारतीय भी यूरोपियों का मुकादमा सुन सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने जमकर इसका विरोध किया। पूरा स्त्री महिलाएं मतलब स्त्री पुरुष सभी एकजुट होकर एक संगठित होकर अंग्रेजों ने इस बिल का विवाद किया, जिसे इल्बर्ट बिल विवाद कहा गया। इसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। श्वेत विद्रोह की श्वेतों ने किया, अंग्रेज श्वेत तो अपने आप को मानते थे ना, श्वेत विद्रोह, इसे श्वेत विद्रोह भी कहते हैं। तो अंग्रेजों ने पूरा जमकर संगठित होकर इसका विरोध किया इस बिल का। तो इस बिल को रिपन को फिर वापस लेने पड़ गया, बिल वापस हो गया। जब बिल वापस हुआ तो भारतीयों को लग गया कि अंग्रेज आज भी नस्लवादी नीति पर चल रहे हैं, क्योंकि हम उनकी मुकादमा सुनेंगे तो उन्हें तकलीफ हो रहा है, जबकि वे हमारी मुकादमा सुन रहे हैं तो हमें तकलीफ नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि वे अपने आप को उच्च समझ रहे हैं, सर्वोपरि समझ रहे हैं। जातीय घमंड समझिए एक तरह से, तो कि जातीय सर्वोपरि समझ रहे कि हम उच्च जात के, हम श्वेत हैं। आज भी उनके अंदर नस्लवादी भेदभाव है। भारतीय इस बात को समझ लिए। जब इस बात को समझ लिए तो भारतीय पूरी तरह से एकजुट हो गए कि अब हमें संगठित होकर विरोध करिए देना चाहिए। और भारतीयों ने संगठित होकर विरोध भी किया और भारत एक दिन आजाद हो गया। ये सारे कारण थे जिसके वजह से हम एकजुट हो गए थे। तो एकजुट होंगे तो क्या मिलेगी? आजादी मिल गई। तो यह राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद के क्या है ये भी समझिए। राष्ट्रवाद क्यों आया, कैसे आया, वो भी समझ ले, क्या कारण थे। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम कांग्रेस पे बात करेंगे। ठीक है, आज यहीं पर रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।